हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आ जाओ बच्चों, जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। आज हम फिर एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं। विषय है हिंदी। कक्षा है 12वीं। 12वीं कक्षा का हिंदी विषय में हम एक पाठ पढ़ेंगे आज। तो अगर आप इच्छुक हैं तो जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि हम जल्दी से इसको शुरू करें। ठीक है, हम आधा मिनट ज़्यादा से ज़्यादा और इंतज़ार करेंगे, ताकि कोई बच्चा अगर जुड़ना चाहे हमारे साथ इस क्लास में तो वो शुरू से ही जुड़ जाए। उसके बाद हम शुरू करेंगे। इस आधे मिनट में मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि अ, आज जो हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो एक नया चैप्टर है, 12वीं कक्षा का। नया मतलब हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, कहीं बीच से नहीं। तो अगर आप नए भी हैं इस चैनल पर, इस वीडियो में, तो आप बेफिक्र रहिए। आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो आपको नया नया सा लगे, या बीच में से हमने शुरू किया हो, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आपको आज एक नया पाठ शुरू से शुरू करने को मिलेगा, तो शुरू से ही आपको समझने को मिल जाएगा। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसका नाम है पहलवान की ढोलक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक को हम पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन ये पहलवान की ढोलक के जो पाठ है वो आरोह भाग 2, जो आपकी बुक का नेम है आपका आरोह भाग 2। इसमें एक गद्य खंड और एक काव्य खंड, ये दो खंड हैं। इन दोनों खंड में आधा हिस्सा तो आपका गद्य खंड से शुरू होता है, आधा हिस्सा काव्य खंड होता है। तो हम अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं, लेसन की बात करूं, तो गद्य खंड में आपके 8 पाठ हैं, 8 पाठ। ठीक है। और काव्य खंड की बात करूं तो काव्य खंड में आपके सिलेबस में 10 कविताएं हैं। तो 10 कविताएं प्लस 8 पाठ, 18 चैप्टर्स, 18 लेसन, कविताएं, पोयम्स, ये सब हैं आरोह भाग 2 में। ठीक है, ये आप पहले से भी जानते होंगे शायद। तो गद्य खंड का हमने जो पाठ लिया है वो एक गद्य खंड का है, जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। इसकी हम हर पंक्ति की सरल व्याख्या को अब समझने वाले हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हर पंक्ति की सरल व्याख्या को। तो बिना किसी देरी के हम इस पाठ के बारे में शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मेरा नाम आशीष है और मेरी योग्यता हिंदी विषय में स्नातकोत्तर अर्थात एमए और बीएड है। एमए और बीएड मेरी क्वालिफिकेशन है। इसके साथ मेरी योग्यता के साथ साथ मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मुझे 11 वर्षों का अनुभव है। और इन 11 वर्षों में मैंने ज़्यादातर 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया है, जिसका मैंने चैप्टर लिया है वो भी 12वीं कक्षा का है। तो जैसा कि इस बारे में हम बात कर ही चुके हैं, तो ये था मेरे बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अन अकेडमी के बारे में। अन अकेडमी के बारे में भी जरूर जान लीजिए, क्योंकि जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं या जुड़े हुए हैं, वो एक अन अकेडमी का चैनल है, जैसा आपको शायद पहले से भी पता हो। तो अन अकेडमी के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि अन अकेडमी एक्चुअल में है क्या। तो अन अकेडमी इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप हर सब्जेक्ट के हर तरह के कोर्स आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाते हैं, जिससे आपकी स्टडी बहुत इजी हो जाती है। आपको दर बदर भटकना नहीं पड़ता, आपको देखना नहीं पड़ता कि हमें ये यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, वहाँ से समझ नहीं आ रहा है। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। और उस कंप्लीट पैकेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम एक बार थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लाइव सेशन विद द बेस्ट एजुकेटर।
लाइव सेशन विद द बेस्ट एजुकेटर, जो भी आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं उस वो अन अकेडमी से जुड़े हुए हैं। अगर आप पहले से ही जानते हैं अन अकेडमी के बारे में तो आप ये भी जानते होंगे कि सच में आपके साथ जो एजुकेटर जुड़ते हैं वो रियल में बेस्ट एजुकेटर कहलाते हैं। और बेस्ट एजुकेटर इसीलिए हैं क्योंकि उनको पढ़ाने के तरीका एक डिफरेंट टाइप में पढ़ाने का जो तरीका उनको आता है वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये थे अन अकेडमी के बारे में। इसके साथ साथ एक और बात भी बता दूं कि लाइव प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं आपके साथ, जो क्वेश्चन पेपर या कोई भी किसी भी तरह का कोई टॉपिक होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो वहां उसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे लाइव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उसको जवाब देकर आप अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं अगर नहीं आता है तो, क्योंकि आप उनके सामने बैठ के जवाब दे रहे हैं जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं, यानी बेस्ट टीचर्स हैं आपके लिए जो अवेलेबल हैं अन अकेडमी पर। ठीक है, तो वो आप जरूर जानते भी होंगे। इसके साथ साथ वीकली क्विज एंड लाइव क्लियरिंग सेशन, जो आपको बेस्ट एजुकेटर आपके सामने उपलब्ध होते हैं, पढ़ाते हैं आपको, आपके लिए वो टाइम निकालते हैं। तो वो किस लिए होता है? वो होता है किस तरीके से, वो एक वीकली क्विज से भी गो थ्रू हो जाते हैं। वीकली क्विज से वो जान लेते हैं कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं। और अगर आपके कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स होते हैं, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आप लाइव डाउट क्लियर सेशन में क्लियर कर सकते हैं। मतलब साफ सा है कि जो भी आपको एजुकेशन दी जाती है, जो भी आपको टॉपिक करवाया जाता है, उसके रिगार्डिंग बहुत सी प्रॉब्लम्स कई बार बच्चों को फेस करनी पड़ती है, और उसके लिए आप स्पेशल टाइम ले सकते हैं अपने एजुकेटर से, जिससे आपके वो टॉपिक भी क्लियर हो जाता है और आप एक कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये है अन अकेडमी। अन अकेडमी के बारे में जो मैंने बातें बताई वो उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, मैंने तो शॉर्ट में आपसे बात की, अभी तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानना अभी बाकी है। जब आप इससे जुड़ जाओगे तो आप बहुत कुछ अन अकेडमी के बारे में जानोगे। जो मैंने बातें बढ़ा चढ़ाकर आपको लगी हो, तो आप जब देखोगे तो एक्चुअल में आपको अनुभव होगा कि जो मैंने बातें कही हैं वो तो बहुत कम थी, उससे भी कहीं ज़्यादा अन अकेडमी है। बहुत अच्छा काम कर रही है अन अकेडमी एक लर्नर के लिए। अगर आप एक्चुअल में इच्छुक हैं पढ़ने के, तो अन अकेडमी आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अगर आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन के कुछ पे आउट देना पड़ता है, पेमेंट देनी पड़ती है, तो वो आपके लिए बहुत कम रखी गई है अन अकेडमी के द्वारा। और उसमें भी जितनी रखी गई है उसमें भी आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको रेफरल कोड यूज करना होता है। रेफरल कोड होगा ASHISH1010। वैसे तो आप कोई भी रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, परंतु आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है, तो आपके सामने लिखा हुआ है आशीष बिना स्पेस छोड़े हुए 1010। ये एक रेफरल कोड है जिससे आपको मिनिमम 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए, अन अकेडमी के ऐप पर विजिट कीजिए। विजिट करने से ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि सीबीएसई की क्लास 11th एंड सीबीएसई की क्लास 12th के जो कोर्सेज हैं, बैच कोर्सेज हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसीलिए ज़्यादा पीछे मत हो जाना, ज़्यादा पीछे मत रह जाना। जल्दी जाइए, इस पर विजिट करके जरूर देखिएगा। ठीक है, और जैसे ही विजिट करते हो और आपको समझ में आता है प्लस कोर्स लेने के लिए, तो आप इस रेफरल कोड को यूज़ करके अपने अमाउंट को कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और बात बताऊं तो अन अकेडमी सिर्फ और सिर्फ जो मैंने 2 4 5 बातें बताई हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। इसके साथ साथ आपको अन अकेडमी लाइव जो एजुकेटर होते हैं,
फिर भी एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, मतलब आप कंफर्ट होकर अपनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। कंफर्ट होकर किस तरह, कंफर्ट किस तरह से, क्योंकि आप घर पर बैठे ये काम कर रहे हैं। घर पर बैठे जब ये काम हो जाते हैं तो फिर आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं होती, और आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं अनअकैडमी का। क्यों? क्योंकि वहां आपको अनअकैडमी पर बहुत से एजुकेटर एक ही सब्जेक्ट के आपको मिल जाते हैं, आप आसानी से अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप एजुकेटर से पढ़ सकते हो। तो ये है खास बात अनअकैडमी की। और इसके साथ साथ आपको जितने भी कोर्स पब्लिश हो चुके हैं, जितने भी कोर्स चल रहे हैं अनअकैडमी पर, उन पर एक्सेस करने का मौका मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां आपको बंदिशें नहीं मिलेंगी कि आपको इस लेवल तक ही या इसी टाइम पर ही आपको पढ़ना होगा, या इतने ही आपको कोर्स मिलेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। ये 2 कोर्स 4 कोर्स, अगर वहां 10 कोर्स हैं तो आपको 10 के 10 कोर्स पर को एक्सेस करने का मौका मिल जाता है। उसमें आपको जो बेस्ट लगता है उससे आप सीख सकते हैं। इसके वैसे तो सारे ही बेस्ट होंगे, लेकिन आपको नए नए तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है? तो ये एक और खासियत थी अनअकैडमी की। और इंडिया के जो टॉप एजुकेटर होते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध आपको मिल जाते हैं। आपके लिए वो टीचर्स, ऐसे टीचर्स जो टॉप एजुकेटर हैं, आपको गाइड करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सोचना नहीं चाहिए, अनअकैडमी इतना सब कुछ प्रोवाइड करवा रही है। और इसके साथ साथ आपको इस बात की भी चिंता नहीं करनी कि हमारा सिलेबस हो पाएगा या नहीं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको करवाया जाता है, और कंप्लीट सिलेबस A to Z, और वो भी टाइम टेबल के साथ। ऐसा नहीं है कि आप एंड टाइम पर ही सब कुछ देखने को मिलेगा या शुरू में ही देखने को मिल जाएगा। साथ साथ आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा A to Z। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती, ऐसा लर्नर्स बताते हैं जो अनअकैडमी पर उपलब्ध हैं। ठीक है? तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि हमें अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। क्योंकि अनअकैडमी जब आपके लिए इतना कुछ कर रही है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो रेगुलर डाउट क्लासेस होते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। रेगुलर डाउट क्लासेस होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं। आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप लाइव एजुकेटर जो सामने ही है, आपके आपके घर पर ही है एक तरह से, उससे आप कांटेक्ट पूछ सकते हो डायरेक्ट, और वो आपको डायरेक्ट जवाब देते हैं। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्योंकि आपकी सारी जब प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं तो आप उस टॉपिक के से रिलेटेड आप कंफर्ट महसूस करते हो, कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। इसके साथ साथ लाइव टेस्ट सीरीज चलती रहती है। लाइव टेस्ट सीरीज का मतलब आप लाइव टेस्ट सीरीज आप लगातार कुछ क्विज करते रहते हैं, टेस्ट देते रहते हैं, जिससे आपका एक फ्लो बनता है कि हमें एग्जाम में लिखना कैसे है। आपकी बोर्ड क्लास है, क्योंकि बोर्ड क्लास में अगर आप अच्छा लिखोगे नहीं, तो प्रेजेंट अच्छी तरह से नहीं करोगे, तो आपको नंबर भी उसी हिसाब से ही मिलते हैं। तो ये है अनअकैडमी की खास बात कि लाइव टेस्ट आपके लिए रखे जाते हैं, जिससे आपकी जो भी खामियां होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी खास पर्टिकुलर बच्चे की वो प्रॉब्लम दूर कर दी जाती है, और बताया जाता है कि आपकी कमी कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में और किस किस लेवल पर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अनअकैडमी प्रोवाइड करवाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को नोट करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। पढ़ना तो जानते हैं, वो अच्छा पढ़ते भी हैं, लेकिन नोट्स के लिए टाइम नहीं है, या टाइम है तो वो नोट्स बनाने में रह जाते हैं। आगे का जो वर्क है वो उनका पीछे रह जाता है। तो अनअकैडमी ने इस बात पर भी गहरी गहरी तौर पर
विचार करके एक आपके लिए इसका भी सॉल्यूशन निकाला है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा बनाए गए जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के रूप में टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ आपको गाइडेंस मिलती रहती है टॉप एजुकेटर के द्वारा कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा जो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाता, अच्छी तरह से अपना आगे का वर्क प्लान नहीं कर पाता, फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाता, तो ये चीज़ें एक इंसान को पीछे धकेल देती हैं, एक बच्चे को असफलता की ओर धकेलती हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें टॉप एजुकेटर से प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए। तो हमें अनअकैडमी ये प्रोवाइड करवा रहा है, तो हम क्यों पीछे रहें। तो जाइए, बिना कुछ सोचे समझे अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से सब्सक्रिप्शन लीजिए और वहाँ से डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आप मोबाइल ऐप नहीं यूज़ करते, मतलब मोबाइल पर आप ये अनअकैडमी डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो आप कंप्यूटर पर भी ये अवेलेबल है। आप वेबसाइट, कंप्यूटर या लैपटॉप पर आप वेबसाइट डालिए, जिसका मैं लिंक यहाँ पे दिया हूँ, www.unacademy.com। इस पर जाइए और विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मोबाइल के आदी हैं, मोबाइल को यूज़ करते हैं, आपके अगर लैपटॉप या पीसी नहीं है, तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है। अनअकैडमी के बैच कोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं, शुरू हुए कुछ दिन हो चुके हैं, तो आप देर न कीजिए। जितना जल्दी आप कर लेंगे, आप उतना ही फ़ायदा उठाएंगे। जितना जल्दी आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, उतना जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। और हर हफ्ते नए कोर्स अवेलेबल होते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार कोर्स अवेलेबल हो गया तो अब दोबारा नहीं होगा। हर हफ्ते नए नए कोर्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं, आपकी क्लास से रिलेटेड होते हैं वो। तो आपको सोचने समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि हमें हमारे क्लास का सिलेबस मिलेगा या नहीं। तो आपकी क्लास का ही सिलेबस की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। आप अनअकैडमी को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आप खुद ही बता देंगे कि कितना फ़र्क है। और सब्सक्रिप्शन लेने का मन बनता है तो आप अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन हैं। ठीक है। मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हमारे अनअकैडमी ऐप पर मौजूद हैं। अगर आपको 1 मंथ का चाहिए तो उसके लिए अवेलेबल है, 3 मंथ्स का चाहिए उसके लिए अवेलेबल है, 6 मंथ्स का चाहिए तो उसके लिए अलग है, एंड 12 मंथ का यानी पूरे साल के लिए चाहिए तो आपके लिए वो भी अवेलेबल है। अगर आप 1 मंथ का लेते हैं तो आपके 2500 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं, जिससे आप 1 मंथ के लिए अनअकैडमी के ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप को नहीं, सॉरी, अनअकैडमी कोर्सेज को, जो प्लस कोर्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं 1 महीने के लिए। ठीक है जी। लेकिन अगर आप रेफरल कोड यूज़ कर लेते हैं तो आपको 10% तो मिनिमम डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। ठीक है। तो और अगर आपका मन बनता है कि 3 मंथ का लेना है तो 3 मंथ्स का भी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको 6,250 आपको देने पड़ते हैं 3 मंथ्स के लिए। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, 6,250 आपको देने पड़ते हैं, यानी 6,250 रुपये 3 मंथ्स के लिए। और इस हिसाब से आपके 2,083 रुपये बन जाते हैं, यानी 2,083 रुपीज़ के हिसाब से पर मंथ बनते हैं। इससे आपको फ़ायदा हो जाता है। और ऐसे ही अगर आप 6 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। और उसमें आप अगर मंथ के वाइज हिसाब लगाएं तो आपको 1,667 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपके लगते हैं, यानी 1,667 रुपीज़।
इसके अलावा 12 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जो आपको 12,000 रुपीज़ में ही मिल जाता है और आपको 1,042 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से देने होते हैं। अगर आप रेफरल कोड यूज़ कर लें तो आपको मात्र 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 1,000 रुपये भी नहीं पड़ेंगे, 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ही पड़ेंगे। तो ये कोई बुरी डील नहीं है। बाकी अगर आप रेफरल कोड करेंगे यूज़ तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। रेफरल कोड मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आपको याद भी होगा, ASHISH1010, यानी आशीष बिना स्पेस छोड़े हुए 1010। अगर आप ये रेफरल कोड डाल लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, जिससे आपके कुछ पेमेंट यानी पैसा बच जाता है। ठीक है, आपको कम पेमेंट करनी पड़ती है अगर आप रेफरल कोड यूज़ कर लेते हैं तो। चलिए, ये तो था अनअकैडमी के बारे में। अब बात करते हैं पाठ के बारे में। ठीक है, पाठ के बारे में बहुत कुछ हमें बताना है। पहले हम मुख्य पात्रों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पाठ का नाम पहलवान की ढोलक, आप जैसा कि जानते ही हैं। लेखक के जो विशेषताएं हैं वो इस पाठ में आपको पढ़ने को मिलेंगी। मतलब लेखक अपने बारे में नहीं बता रहा, लेकिन लेखक की जो लिखने की शैली है वो बहुत अच्छी है। उसने जो बात बतानी चाहिए है वो बहुत बढ़िया तरीके से बताई है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट की है। और लेखक का नाम आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा ये रचित ये पाठ, ये लेखक द्वारा रचित नाम है लुट्टन सिंह पहलवान। लुट्टन सिंह पहलवान के बारे में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे। लेकिन 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 उससे पहले एक बार इसकी पाठ के मुख्य पात्रों को जान लेते हैं और इस पूरे पाठ की समरी को जान लेते हैं। क्योंकि इस पूरे पाठ की जब समरी हमें आ जाएगी अच्छी तरह से तो पाठ को समझना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, पाठ को समझना मुश्किल नहीं होगा अगर हम इस पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं तो बेझिझक होकर बैठ जाइए सुनने के लिए। क्योंकि अब मैं एक बार मुख्य पात्रों के बारे में बात करूंगा और फिर शॉर्ट में समरी बताऊंगा। समरी बताने के बाद हम एक एक लाइन को डिटेल से पढ़ेंगे। उसके लिए आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछता रहूंगा साथ साथ, उसके कमेंट्स भी आप जरूर करते रहिएगा। क्योंकि अगर आप कमेंट्स में जवाब देते हो तो मुझे भी एक अंदाजा मिलता है कि आप कितना हद तक समझ पा रहे हो और कितना हद तक नहीं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे लाइव नहीं देखते, ये वीडियो लाइव नहीं देख रहे, उनको भी ये बात कहना चाहूंगा कि आप भी कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि ये कमेंट्स मैं बाद में भी पढ़ता हूं। ठीक है, चलिए, मुख्य पात्र हैं लुट्टन सिंह पहलवान। सॉरी, मैं लुट्टन सिंह पहलवान के बोल गया हूं एक बार पहले भी। इस पाठ का नाम लुट्टन सिंह पहलवान नहीं, पहलवान की ढोलक है। पहलवान की ढोलक, इसमें जो मुख्य पात्र है लुट्टन सिंह हैं, वो पहलवान है। उसके बारे में मेरे मुंह से निकल गया था, तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले लुट्टन सिंह पहलवान नाम बताया था, लुट्टन सिंह पहलवान तो उसका एक मुख्य पात्र है, जबकि पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। ठीक है बच्चों, तो लुट्टन सिंह के इस पूरे पाठ में लुट्टन सिंह है। लुट्टन सिंह के दो बेटे भी हैं। एक राजा है, राजा मतलब किंग है, और उसका ही एक बेटा राजकुमार है। राजकुमार का नाम तो नहीं लिखा हुआ, वो राजा का बेटा है इसलिए राजकुमार है। चांद सिंह एक पहलवान का नाम है, और काला खां भी एक पहलवान का नाम है। चांद सिंह और काला खां ये दोनों ही पहलवान हैं, और यहां तक कि लुट्टन सिंह भी पहलवान ही है। ठीक है, और लेखक ने पूरी कहानी बताई है, इसीलिए इसका नाम भी मैंने यहां पर रख दिया है। ठीक है, अब सुनिए इस पूरे पाठ की कहानी। ठीक है, दरअसल हुआ क्या कि एक लुट्टन सिंह है। लुट्टन नाम सिंह नहीं है उसका, लुट्टन नाम है। लुट्टन सिंह नहीं है। सिंह के बारे में मैं बताऊंगा अभी क्यों रखा गया ये कि लुट्टन नाम का एक छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा सा, या यूं कहूं कि उम्र भी बता दूं तो 9 साल की उम्र है। ठीक है बच्चे, तो 9 साल की उम्र में लुट्टन सिंह पहलवान, सॉरी लुट्टन लुट्टन 9 साल की उम्र में ही शादी कर लेता है। एक्चुअल में वो क्या कर लेता है, उसके घर वाले करवा देते हैं। 9 साल का तो एक बच्चा होता है, लेकिन पहले बाल विवाह हो जाया करते थे। तो
उसका भी बाल विवाह हुआ है। ठीक है, बाल विवाह हुआ है और 9 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई। और कुछ ही एक आधा शादी करने के कुछ टाइम बाद ही, शादी करने के कुछ टाइम बाद ही लुट्टन के माता पिता का देहांत हो जाता है। लुट्टन के माता पिता का देहांत हो जाता है। भगवान का शुक्र कहें या कुछ भी कहो कि उसकी शादी हो चुकी थी, वरना वो कहाँ तो पलता और कहाँ उसका पालन पोषण होता, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती। तो उसने क्या किया, वो अपनी सास के साथ रहने लगता है। सास ने उसका पालन पोषण किया, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसको ये दिक्कत शायद ना आई। क्योंकि माँ बाप वाली, माँ बाप को तो अगर वो बिना शादी के पहले मतलब बिना शादी के ही उसके माँ बाप मर जाते, तो हो सकता है कि उसका पालन पोषण कोई भी ना कर पाता और वो यहाँ वहाँ दर बदर भटकता रहता, या उसके साथ पता नहीं कितना बुरा हो सकता था, ये तो हम कह नहीं सकते। लेकिन कुदरत का दया ही कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि उसकी शादी हो चुकी थी। सास ने पालना पोसना शुरू किया है अब लुट्टन को। ठीक है, सास ने। अब हुआ ये कि लुट्टन की सास तो थी लेकिन ससुर नहीं थे, यानी उसके ससुर मर चुके थे। तो सास पाल पोस रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी सास को अकेला पाकर, क्योंकि वो अकेली रहती है, उसका पति तो है नहीं, तो अकेला जानकर उसको, उसके ऊपर छींटा कसी कसते हैं। छींटा कसी कसते हैं या छेड़ते हैं, या उसको बला भला बुला कहते हैं, या उसको उस पर व्यंग्य करते हैं, इस तरह की बातें किया करते हैं अक्सर। बड़े परेशान करते हैं, यूं कह सकते हो, शॉर्ट में कहूं तो परेशान करते हैं। तो बेचारी परेशान है। लुट्टन को ये बात सहन नहीं होती। उसने क्या किया, वो है तो छोटा बच्चा ही, वो कर भी क्या सकता है, इतने बड़ों का कैसे मुकाबला करे। लेकिन उसने क्या किया, उसी दिन से ही, जब भी उसको गुस्सा आया तो उस दिन से ही उसने व्यायाम करना शुरू कर दिया। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। एक्सरसाइज जैसे ही वो शुरू करता है, जैसे ही वो शुरू करता है, और धीरे 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 वो एक थोड़ा हृष्ट पुष्ट हो जाता है। मतलब इतना बड़ा पहलवान तो नहीं बन पाता, लेकिन उसकी जो थोड़ी बहुत शरीर की अवस्था है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है, उसकी थोड़ी अच्छी हेल्थ हो जाती है। लेकिन इतनी अच्छी हेल्थ नहीं, वो अभी बच्चा ही है। ठीक है, 10-12 साल बीत जाते हैं शादी को। उसके बाद वो एक मेले में जाता है। मेले में जाता है। मेले में जाकर उसने यहां वहां पहले तो घूमा वो लुट्टन, लेकिन जब उसने देखा कि सामने एक दंगल हो रहा है, दंगल पहले हुआ करते थे मेले में, आजकल भी है लेकिन बहुत कम, न के बराबर। तो दंगल हुआ करते थे, दंगल मतलब कुश्ती हुआ करती थी, तो कुश्ती देखने लग गया, और कुश्ती का बड़ा चाव था लुट्टन को। तो उसका शरीर भी ठीक ठाक था, पर इतना अच्छा भी नहीं था कि वो बहुत अच्छा पहलवान था, ऐसा नहीं था। ठीक ठीक था उसका शरीर। तो बच्चा ही था, खैर बच्चे में कितना एक शरीर हो सकता है। तो अब क्या हुआ है कि वो दंगल देख रहा है, लेकिन एक अच्छा सा पहलवान है, बहुत अच्छा सा, वो है चांद सिंह, नाम है चांद सिंह। चांद सिंह पहलवान है। चांद सिंह पहलवान लड़ने की इच्छा तो रख रहा है, लेकिन सामने वाला कोई है ही नहीं लड़ने वाला। थे कुछ एक लड़ने वाले चांद सिंह से, लेकिन वो तुरंत ही हार गए। मतलब उनके अंदर इतनी जान नहीं थी, या यूं कह लो कि चांद सिंह इतना अच्छा पहलवान है, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त पहलवान है, उसका बहुत अच्छा शरीर है, और वो कभी भी हारता नहीं है। बहुत जल्दी ही उसने बहुत से लोगों को हरा दिया है, अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा दिया चांद सिंह ने। और जो मेला चल रहा है, जो दंगल हो रहा है, वो राजा ने करवाया है दंगल। ये कुश्ती लड़ा, पहले ऐसा ही होता था, राजा अपने मनोरंजन के लिए इस तरह की कुश्ती करवाया करते थे। ठीक है, तो राजा ने ही वो दंगल करवाया है, और चांद सिंह उस दंगल में आया है और सबको हराकर, मतलब कुछ ही दिनों में ही उसने सबको हरा दिया है। तो राजा यही सोच रहे थे कि चांद सिंह को राज पहलवान बना दिया जाए। राज पहलवान कैसे बना दिया जाए? राज पहलवान का मतलब क्या है? राज पहलवान का मतलब है कि राजा जब राज पहलवान बना देता है तो अपने वो राज्य में ही रखता है, और उसको वहां अच्छा खाना पीना, यानी एक तरह से जब भी कोई कुश्ती होगी तो वो उसकी तरफ से लड़ेगा। ठीक है,
और जब वो उसकी तरफ से लड़ेगा तो वो जीतेगा तो उस राजा का भी नाम रोशन होगा। इसीलिए राज पहलवान बनाते हैं राजा लोग। तो वो राज पहलवान बनाना चाहते थे चांद सिंह को, क्योंकि एक अच्छा पहलवान था। अभी सोच ही रहे थे कि चांद सिंह के सामने कूद पड़ा लुट्टन कि मैं लड़ूंगा तुमसे, वैसे तो कोई लड़ नहीं रहा तो मैं लड़ना चाहता हूं। तो पहले तो चांद सिंह थोड़ा हंसा, मुस्कुराया कि छोटा सा बच्चा है, ये क्या लड़ेगा मेरे साथ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उस पर टूट पड़ा, लुट्टन पर। मतलब वो दांव पेच दिखाने लगा, लुट्टन भी दिखाने लगा। राजा साहब ने थोड़ी देर तो देखा, फिर उसको उस कुश्ती को रुकवा दिया कि रोक दो, और लुट्टन को बुलाया और खूब उसके अपने पास बिठाकर खूब समझाया। क्या समझाया कि देख, तेरा शरीर इतना अच्छा नहीं है कि तू चांद सिंह से लड़ पाए, और ना तेरी उम्र इतनी है, तू अभी छोटा बच्चा है, तेरी उम्र नहीं है, तेरे को चोट लग जाएगी, तुझे नुकसान हो जाएगा, और न जाने किस हद तक नुकसान हो जाए। तो ऐसा मत कर। इस तरह की बातें कुछ समझाई, और 10 रुपए का नोट भी दिया। 10 रुपए का नोट दिया और ये कहा कि जाओ मेला देखो और खूब खुश रहो। इस तरह की बातें उन्होंने कही। लुट्टन ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे 10 रुपए का नोट नहीं चाहिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे लड़ने दिया जाए। इस तरह की बातें वो कहने लगे। ठीक है। अब हुआ ये, राजा साहब ने थोड़ा और धमकाया, धमकाया या यूं कह ले समझाया, थोड़ा सा डांट भी लगाई हो, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आई। किसको? इस लुट्टन को। लुट्टन को ये बात समझ में नहीं आई। उसने कहा कि मैं यहां पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा, लेकिन मुझे लड़ने दिया जाए। मेरी यहां वहां कोई रोक टोक न की जाए। मैं जो लड़ना चाहता हूं, किसी भी तरह की रोक टोक न की जाए। इस तरह की कुछ बातें बताई उन्होंने। मतलब कही लुट्टन ने राजा से। राजा ने कहा कि चलिए, अब राजा ने मजबूर होकर कहा कि जाओ लड़ लो। उसने लड़ने की आज्ञा दे दी। चांद सिंह चांद सिंह से वो लड़ने लगा। चांद सिंह से जब लड़ने लगा तो उसको उसने अच्छी तरह से दबा दिया, अच्छी तरह से उसको दबोच लिया चांद सिंह ने लुट्टन को। उसकी सांस फूल रही थी, हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर पाए, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अब हो ये रहा था कि लुट्टन सिंह मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इसका एक टाइम के बाद सिंह नाम पड़ गया था, लुट्टन सिंह। अभी तो वो लुट्टन है जहां तक वो कहानी पहुंची है। तो लुट्टन को कोई प्रोत्साहित करने वाला और तो कोई था नहीं। दर्शक जो थे, जो राजा थे, राजा के मंत्रीगण थे, और जो लोग थे, वो सब के सब चांद को शाबाशी दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि वो अच्छा कर रहा था और लुट्टन को हराने की चेष्टा कर रहा था, और लगभग हरा ही दिया था। लेकिन अभी कुश्ती खत्म नहीं हुई है, हारा नहीं है लुट्टन, बस हार की कगार पर ही है। ठीक है। अब हुआ ये कि जो दंगल में आपने भी देखा होगा कि आसपास ढोल बज रहे हैं, ढोलक बज रही है। जो ढोल या ढोलक बज रही है उसमें आवाज आ रही है किस तरह की? चटाक चटधा, चटाक चटधा, गिड़धा गिड़धा। इस तरह की कुछ आवाजें आ रही हैं। अक्सर ढोल की आवाज ऐसी ही होती है ना? तो इस तरह की जो आवाजें आ रही हैं, लुट्टन को ये चटाक चटधा आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उसको सुनाई दे रहा था जैसे ढोल कह रहा हो, उठाकर पटक दे, दांव काट और बाहर निकल जा, दांव काट और बाहर निकल जा, उठाकर पटक दे, मारो बहादुर, मारो बहादुर। इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, अलग अलग तरह की। तो उसने क्या किया, जैसा उसको लुट्टन को सुनाई दे रहा था ढोलक की आवाज, यानी ढोलक जैसा जैसे कह रही थी कि वो कह रही थी दांव काटो बाहर हो जाओ, दांव काटो बाहर हो जाओ, वैसे तो बज रही थी चटाक चटधा, लेकिन उसको ऐसा ही सुनाई दे रहा था जैसे वो कह रही हो कि चटाक चटधा नहीं, दांव काट और बाहर हो जा, दांव काट। तो जैसे जैसे उसको सुनाई दे रहा था वैसा वैसा वो करने लगा। कौन? लुट्टन। उसने दांव काटा और बाहर हो गया। चांद सिंह हैरान हो गया, ये कैसे एकदम से बाहर हो गया, कैसे, किसने सिखा दिया एकदम से?
क्या कहाँ से सिखाया ये, ऐसा कुछ वो उसको लग रहा था। फिर वो लड़ने लगा। अब लुट्टन क्या करने लगा, ढोलक की आवाज को ही फॉलो करने लगा। जैसे जैसे वो आवाज फॉलो हो रही थी, जैसे जैसे वो बोल रहा था, वैसा वैसा वो करने लगा। एक टाइम ऐसा आ गया कि लुट्टन जीत गया चांद सिंह से। जैसे जैसे ढोलक बोल रहा था वैसे वैसे वो फॉलो कर रहा था। एंड टाइम तक लुट्टन जीत गया चांद सिंह से, और उसकी बहुत वाहवाही हुई, शाबाशी दी, और राजा ने तो गले लगा लिया। और क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा ही है और उसने चांद सिंह को हरा दिया, मतलब इतने बड़े पहलवान को जिसको कोई नहीं हरा पा रहा, ऐसे बंदे को हरा दिया। तो ये तो देखकर उसको मन में बड़ी खुशी हुई, राजा के मन में। और जो चांद सिंह को राज पहलवान बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब सोच रहे थे, अब राज चांद सिंह राज पहलवान नहीं, अब लुट्टन पहलवान को राज पहलवान बना दिया। और राजा ने उसको कहा कि लुट्टन, तुम लुट्टन नहीं हो, तुम लुट्टन सिंह हो। सिंह का नाम दे दिया, सिंह माने शेर, क्योंकि उसने क्षत्रिय का काम किया है, एक अच्छा योद्धा का काम किया है, अच्छी लड़ाई लड़ी है उसने, इसीलिए तुम सिंह ही हो। तो सिंह लगा दिया लुट्टन सिंह। तो ये था लुट्टन सिंह, जब नाम उसका पड़ा। तो राजा, अब हुआ ये कि राजा अपने राज पहलवान बना दिया उसने लुट्टन को। तो हुआ ये कि उसको वहां पर अच्छा तो व्यायाम करने को मिला, अच्छा ही खाने को मिला, सब कुछ अच्छा ही होने लगा उसके साथ, क्योंकि राजा ने तो उसको खूब छूट दे रखी थी कि कितना ही व्यायाम कर, जितना खाना है खा। और उसको तो इस बात का चाव था, है ना। वैसे तो उसको शायद भरपेट भोजन मिल पाता हो या न मिल पाता हो, लेकिन राज पहलवान बनने के बाद तो उसको भरपेट भोजन भी मिलने लगा, अच्छी कसरत करने लगा। तो उसका जो शरीर था वो बहुत अच्छा हो गया कुछ ही सालों में, और एक अच्छा पहलवान बन गया, बहुत अच्छा पहलवान बन गया। इतना अच्छा कि वो अब सबको हराने लगा। कोई भी ऐसा नहीं था जिसको उसने हराया न हो। लेकिन एक पहलवान ऐसा था, काला खां। काला खां तो बहुत अच्छा पहलवान था, चांद सिंह से भी बहुत अच्छा। यहां तक कि लोग ये कहा करते थे कि काला खां से लड़ना मतलब, अब काला खां जिससे लड़ता है उसको तो आदमी वो आदमी को लकवा मार जाता है, लकवा हो जाता है, उसे पैरालाइज हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है काला खां से लड़ने के बाद। तो लुट्टन ने क्या किया, लुट्टन ने उसको भी चुनौती दे दी काला खां को, और कुछ ही टाइम में उसको भी हरा दिया। इतना बड़ा पहलवान था लुट्टन, काला खां को भी हरा दिया। और जितने भी नामी गिरामी पहलवान थे, जितने भी प्रसिद्ध लोग थे कि वो पहलवान बहुत प्रसिद्ध है, वो पहलवान बहुत प्रसिद्ध है, वो कभी हारा नहीं है, उन सबको हराया, सबको, A to Z को। ठीक है, उन सबको हराकर लुट्टन सिंह एक बहुत अच्छा पहलवान बन गया। ठीक है, अब हुआ ये कि वो पहलवान तो बन गया, पहलवान तो बन गया, परंतु अब कोई भी उससे लड़ने को तैयार नहीं है। और अगर कोई एक आधा लड़ने को तैयार भी हो जाता तो राजा मना कर देते कि नहीं, हम लड़ने नहीं देंगे। क्यों? कोई फायदा ही नहीं है, लुट्टन से लुट्टन को कोई हरा ही नहीं पा रहा, कोई हरा ही नहीं सकता, ऐसा उनका मानना था। और यहां तक कि यह भी मानना था कि लुट्टन को हरा दिया, ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है। लुट्टन को अगर कोई हरा दे, ऐसी किसी में हिम्मत ही नहीं है। और अगर लुट्टन लड़ने भी लग जाएगा किसी से तो उस सामने वाले को नुकसान ही है, उसके शरीर को नुकसान हो जाएगा, कोई बहुत कुछ बड़ी घटना घट सकती है। तो उसने आज्ञा ही नहीं दी लड़ने की। और वो लुट्टन सिंह एक टाइम ऐसा आ गया कि वो अजय बन गया। अजय मतलब, अजय का मतलब जो कभी हारा न हो। लुट्टन पहलवान अजय रहा हमेशा के लिए। अब काफी साल बीत गए, काफी साल बीतने के बाद, अच्छा उसके उस बीच दो बेटे भी हो गए थे लुट्टन के, ये मैंने बताया नहीं बीच में। दो बेटे हो गए थे और उसकी पत्नी तो स्वर्ग सिधार गई थी, लुट्टन की पत्नी तो स्वर्ग सिधार गई थी, यानी मर गई थी। लेकिन उसके दो बेटे थे, दो बेटों को भी वो उसी राज्य में ही रखता, अपने पास ही रखता। और उनको भी वो बहुत अच्छे व्यायाम करवाने लगा,
व्यायाम करवाने लगा, इसके साथ साथ अच्छी खुराक भी मिलने लगी उन बेटों को भी। यहाँ तक कि उनको बेटों को शिक्षा भी देता था लुट्टन। किस तरह की शिक्षा? सांसारिक शिक्षा, कि संसार में किस तरह की प्रैक्टिकली किस तरह से जीना है, अपना जीवन यापन कैसे कैसे करना है, अपने मालिक जैसे राजा साहब, अपने मालिक या राजा साहब को खुश कैसे करना है, इस तरह की शिक्षाएं देने लगा। और साथ ही साथ पहलवानी की शिक्षा भी देने लगा। और ये ढोल वाली भी बात बताने लगा, ढोल की शिक्षा की, ढोल की आवाज पर ध्यान रखना, क्योंकि ढोल से ही मैं एक अच्छा पहलवान बन पाया हूं। इस ढोल ये ढोल मेरे गुरु हैं, तो ये एक तरह से तुम्हारे भी गुरु हैं। तो जब भी कुश्ती करना तो इस ढोल की आवाज पर ध्यान रखना। ऐसी ऐसी बातें वो सिखाने लगा अपने बेटों को। काफी टाइम बीत गया, काफी साल गुजर गए। अब हुआ ये कि जो राजा बुजुर्ग थे, बूढ़े हो चुके थे, वो अब स्वर्ग सिधार गए, यानी मर गए। ठीक है। अब उनका राज्य संभालने जो उनका एक लड़का था, विदेश गया हुआ था पढ़ाई करने, वो राजकुमार आ गया अपने राज्य को संभालने। और जब उसने देखा कि वहां, क्योंकि राजा को तो कुश्ती पसंद थी, लेकिन राजकुमार को कुश्ती पसंद नहीं थी। उसको तो, राजकुमार को तो घोड़े की रेस पसंद थी। तो घोड़े की रेस वो करवाने लगा, इस कुश्ती को तो वो महत्व नहीं देता था। और जब उसने ये सुना कि लुट्टन सिंह पहलवान हमारे राज्य में रहता है और उसका खाना पीना हमारी तरफ से ही बंधा हुआ है, यानी राजा की तरफ से ही बंधा हुआ है, तो उसने जब उसका खर्चा देखा कि कितना खाना खा लेता है वो, तो वो बहुत ज्यादा खाना खा लेता था, बहुत ज्यादा मात्रा में। इतनी ज्यादा मात्रा में खाना खा लेता था कि उसका जो खर्चा होता था, उसको सुनकर राजकुमार तो बहुत घबरा गया कि इतना खर्चा। हैरान हो गया राजकुमार कि इतना खर्चा एक एक पहलवान पर, किस लिए? निकालो उसको हमारे राज्य से। उसको निकल जाने के आदेश मिल गए। तो लुट्टन सिंह क्या करता? लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को और ढोल को उठाकर अपने गांव लौट आया। गांव लौट आया, गांव में ही सिखाने लगा अपने बच्चों को, पहलवानी की शिक्षा देने लगा। और सिर्फ पहलवानी की शिक्षा अपने बच्चों को ही नहीं दे रहा था, गांव में और लोग भी जो पहलवानी सीखना चाहते थे उनको भी वो सिखाने लगा। लेकिन गांव गरीब गांव था, तो जो मजदूरों के बच्चे हुआ करते थे वो सीखने आते थे लुट्टन सिंह के पहलवानी। और जो उनका खाना पीना था लुट्टन सिंह का, वो गांव के ही घरों से ही बंधा हुआ था। गांव के, कि जो कभी कोई खाना दे जाता था तो कभी कोई खाना दे जाता था। ठीक है। तो ये लुट्टन सिंह की अब दिनचर्या हो गई थी। एक टाइम ऐसा आया कि जो उसका स्कूल था, जो वो सिखाता था पहलवानी, वो खाली पड़ने लगा। खाली क्यों पड़ने लगा? क्योंकि जो मजदूरों के बच्चे थे वो इतना इंटरेस्टेड तो थे, बेशक मान लेते हैं कि वो इंटरेस्टेड थे, पर उनको खाना पीना तो अच्छा मिलता नहीं था। अब जब खाना पीना ही अच्छा नहीं है तो वो पहलवानी क्या करें? पहलवानी के लिए खाना पीना भी तो होता है। सिर्फ कसरत करने या एक्सरसाइज करने से ही काम नहीं चलता ना, खाना पीने भी तो अच्छा चाहिए। तो मजदूरों के बच्चे क्या तो खाते और क्या पीते इतना अच्छा? जैसा थोड़ा बहुत कुछ उनको मिलता था, भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था वो। इसीलिए वो अपनी जो पहलवानी की शिक्षा थी वो उन्होंने छोड़ दी। तो लुट्टन सिंह क्या करता बेचारा, उसका स्कूल खाली पड़ने लगा। वो अपने दो बेटों के अलावा और किसी को अब नहीं सिखा रहा, अपने दो बेटों को ही सिखा रहा है। और कोई नहीं सीख रहा, क्योंकि वो उस लायक नहीं रहे। तो ये दिन आ गए। पर अब हुआ ये कि अब पूरे गांव पर वज्रपात आ गया। वज्रपात मतलब बिजली की गिर गई। बिजली गिर गई मतलब वो एक्चुअल वाली बिजली नहीं। बिजली का गिरना मतलब एक विपत्ति आ गई बहुत बड़ी। और विपत्ति क्या आई? उस गांव में कोरोना वायरस फैल गया। कोरोना वायरस। अब आप सोच रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे, क्या उस टाइम भी इस कोरोना वायरस फैलता था? कि तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ, उस टाइम भी कोरोना वायरस था। तो कोरोना वायरस फैल गया उस गांव में, और रोज एक दो लाश उठने लगी। लाश मतलब वो मरने लगे लोग उस गांव के। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। और कोरोना वायरस वो थम नहीं रहा था, वो फैल रहा था बहुत बुरी तरह से, जैसे आजकल की स्थिति है ना? तो वैसा ही। हैरान मत हो कि कोरोना वायरस क्यों आ गया, इस पार्ट में बताऊंगा इस बारे में भी डिटेल में।
तो उसको कोरोना वायरस फैल गया, और कोरोना वायरस की वजह से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को वो बीमारी होने लगी। और रोज उस गांव से, जिस गांव में वो पहलवान रहता है लुट्टन, उस गांव में रोज एक दो लाशें उठने लगी, यानी मरने लगे लोग। अब एक ऐसा गांव जिसमें हर रोज कोई ना कोई मर रहा है, ऐसे गांव की क्या स्थिति रही होगी? बहुत बुरी स्थिति रही होगी ना। तो ऐसे ही स्थिति थी, बहुत बुरी, बहुत बुरी। सब और चारों ओर उस बीमारी के चपेटाघात में लोग आए हुए थे। दिन में अगर सुबह की बात करूं तो दिन तो ऐसा था, दिन का जो माहौल था उसमें तो बल्कि थोड़ा बहुत लोग दिखते थे, आस पड़ोस में जाते थे थोड़ी ढांढस देने। ढांढस मतलब धैर्य देने, कि मत रोने, कि जो आदमी चला गया है तुम्हारे घर से, यानी मर चुका है, उसका गम मनाने से अब कोई फायदा नहीं है, अब आगे की सोचो। अब जो ऐसी मतलब सीख देते थे या समझाते थे, ढांढस देते थे, धैर्य देते थे। लेकिन उस गांव की इतनी बुरी स्थिति थी, इतनी बुरी स्थिति थी कि रोज एक दो लाश उठ रही थी, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। लेकिन दिन में थोड़ा बहुत शोर दिखता था, हल्का फुल्का। लेकिन शाम तक तो लोग थक जाते थे, हार चुके होते थे, क्योंकि लोगों को बीमारी इतनी हो चुकी है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है। इवन यहां तक कि सामने एक बच्चा मर रहा है, माँ ये भी नहीं माँ उसको बेटा कहकर भी संबोधित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि माँ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मरते हुए बच्चे को एक बार बेटा तो कह दे। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी उस बीमारी की वजह से। तो आप सोच सकते हो कि क्या हालात रहे होंगे, है ना। तो अब ये बीमारी एक टाइम ऐसी आई कि सब और चारों तरफ फैल गई। यहाँ तक कि यहाँ तक कि लुट्टन सिंह और उसके दो बेटों के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन एक बात जो मैं बताना भूल गया कि वो ये थी कि वो ढोलक बजाता रहता था। वो जो उसके पास ढोलक था ना, लुट्टन सिंह के पास, तो वो ढोलक जरूर बजाता था। वो सारी रात बजाता रहता था। क्यों? क्योंकि उस बीमारी में लोगों को एक जोश आ जाता था उसकी ढोलक की आवाज सुनकर। पता नहीं क्या गुण था उसके अंदर, उस ढोलक में, लेकिन उस ढोलक से बहुत जोश उत्पन्न हो जाता था लोगों के मन में। जो मर रहे होते थे लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, उनमें एक जोश आ जाता था, जीने की इच्छा हो जाती थी। तो ये स्थिति है एक गांव की। लुट्टन सिंह इसी ख्याल में, शायद गांव वालों के भले के लिए ही, वो पूरी रात ढोल बजाता रहता था, पूरी रात। कोई छोटी बात नहीं है, पूरी रात ढोल बजाता रहता था। और जो मर रहे होते थे लोग, उनमें एक जोश आ जाता था, या यूं कहें जो बीमारी से ग्रस्त थे लोग, वो एक जीने की इच्छा में जागृत हो जाती थी उनके मन में। एक बिजली से दौड़ने लगती थी, एक जोश आ जाता था, या मौत से लड़ने का एक जुनून आ जाता था। एक हिम्मत सी मिलती थी उस उस ढोलक की आवाज से। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसके जो दो बेटे थे वो भी इस बीमारी का शिकार हो गए। हुआ ये कि वो उसने सुबह जब देखा तो दोनों बेटे मर चुके हैं। और लुट्टन सिंह क्या करता? लुट्टन सिंह ने अपने बेटों को कंधों पर उठाया और नदी में बहा आया उनकी डेड बॉडी को। सब गांव के जो लोग थे वो हिम्मत हार चुके थे। हिम्मत किस तरह की हिम्मत हार चुके थे? हिम्मत इसलिए हार गए थे क्योंकि अब लुट्टन सिंह ढोल भी नहीं बजाएगा, क्योंकि उसके दो बेटे मर चुके हैं। ऐसा सोचकर उसके जो बेटे मर गए, अब वो ढोल क्यों बजाएगा? ये कम से कम 2-4 दिन तो उसको उसको इस बात का दुख ही रहेगा। लेकिन उसी रात को ही ढोल की आवाज सुनने को मिली। क्यों? लुट्टन सिंह शायद इसी ख्याल में बजा रहा था कि मेरे बेटे तो गए, लेकिन गांव वासियों का तो कम से कम भला हो। जब वो गांव वासियों ने ढोल की आवाज को सुना तो बहुत हैरान हुए। उनकी हिम्मत जो दुगनी चौगुनी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि आज लुट्टन पहलवान नहीं बजाएगा ढोलक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने ढोलक भी बजाई, ढोल भी बजाया, और लोगों को जागरूक किया, लोगों को में अंदर जोश उत्पन्न किया। ये स्थिति थी लुट्टन सिंह की। तो आप सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या बीती होगी उस टाइम जब उसके बेटे मरे थे।
लेकिन लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने क्या किया, अपनी अपनी बेटों के गम को पीछे रखकर ढोलक बजाना शुरू किया। पूरी रात ढोलक बजाई। कुछ दिन ऐसे ही बीते। काफी दिन बीतने के बाद एक दिन ऐसा हुआ, गांव वासियों को ढोलक सुनने को नहीं मिली, ढोलक की आवाज नहीं आई। तो वो हैरान हुए, जाकर देखा तो लुट्टन सिंह मर चुका था। उसको भी ये बीमारी कोरोना वायरस हो चुका था और वो उसकी वजह से ही मरा था। तो ये था एंड। लेकिन इसमें कोरोना वायरस की मैं बार बार बात कर रहा था, जिस पर आप हैरान हो रहे थे। एक्चुअल में वहाँ उस टाइम कोरोना वायरस तो नहीं था। कोरोना वायरस की जगह आप एक बीमारी जो मैं बता रहा हूँ उसको रख लो, उसको सोच लो। उस बीमारी का नाम है हैजा और मलेरिया। हैजा और मलेरिया, ये दो बीमारी उस गांव में फैली हुई थी। उस जिस तरह से आज कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक ऐसे ही उस टाइम हैजा और मलेरिया बीमारी फैली हुई थी और उसका कोई इलाज नहीं था। लोग मर रहे थे। तो ये आज की स्थिति जैसी है कोरोना वायरस की, जैसे वैसे ही उस टाइम थी महामारी की। वो उस टाइम पर हैजा हैजा और मलेरिया एक महामारी थी, महामारी घोषित हो चुकी थी। ठीक है, तो इसीलिए आपको अच्छे से समझ में आए कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या हो रहा है आज हमारे देश में। तो उसी तरह से उस गांव में क्या हालत रही होगी एक बीमारी की वजह से, ये आप सोच सकें, आपके अंदर एक कल्पना बन सके, एक इमेजिन बन सके, इमेजिन कर सको। इसके लिए ही मैंने ऐसा कहा था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये थी पूरी स्टोरी, पूरी कहानी थी, जिसको हमने एक शॉर्ट में, आप सोच रहे होंगे कि बहुत लंबी कहानी थी। हाँ, लंबी कहानी तो है, लेकिन मैंने शॉर्ट में ही समझाई है, शॉर्ट में ही समझाई है। अब हम पढ़ेंगे एक एक लाइन को, क्योंकि अब हम इसकी स्टोरी जान चुके हैं। अगर आपने स्टोरी जान ली तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप स्टोरी को नहीं जान पाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो बाद में जुड़े हैं, इसको बीच से देख रहे हैं, तो आप को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से देखना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी बच्चे। ठीक है, शुरू से देखोगे तभी बात समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। तो मैं इस कहानी को अब पढ़ने वाला हूं, समरी में बता चुका हूं। कहानी का नाम है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक को हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हम शुरू में पढ़ रहे हैं, देखो, सुनो, समझो कि मैंने कहानी में बताया था कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है लुट्टन। लुट्टन का बड़ा होते होते पहलवानी सीखने लगा, चांद सिंह को हराया, राज पहलवान बना, काला खां को हराया। उसके बाद बीमारी भी फैल गई, राजकुमार ने निकाल दिया, गांव में गया, बीमारी फैली, बेटे मरे, बेटे के बाद वो खुद मरा। तो ये जो सारी कहानी मैंने बताई आपको, ये सारी कहानी अभी शुरू होगी, लेकिन वो शुरू होगी 3-4 पैराग्राफ के बाद, अभी नहीं, 3-4 पैराग्राफ के बाद होगी। तो फिर ये 3-4 पैराग्राफ के शुरू के जो 3-4 पैराग्राफ हैं, उसमें क्या है फिर, एक्चुअल में उसमें है उस बीमारी के बारे में, कि उस टाइम उस गांव में कौन कौन सी बीमारी फैली हुई थी। और जब वो जो माहौल है, वो माहौल जो चल रहा है उस गांव का, वो बताने के बाद, वो 3-4 पैराग्राफ में है, उसके बाद वो एक लुट्टन की कहानी शुरू हो जाती है और फिर एंड में फिर से वही बीमारी के बारे में बात करेंगे जब वो गांव गया। तो मतलब यूं कह सकते हो कि लास्ट का जो थोड़ा बहुत सीन है, थोड़ा बहुत दृश्य है, वो लेखक ने शुरू में रख दिया है, शुरू में। ठीक है, देखो, जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, जाड़े का दिन है मतलब सर्दी के दिन है, अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात है मतलब काली घनी अंधेरी रात होती है अमावस्या की। तो अमावस्या की रात है, ठंडी है, ठंडी इसलिए क्योंकि जाड़े के दिन है, और काली है, काली इसलिए क्योंकि उसमें अमावस्या की रात है। मलेरिया और हैजे से पीड़ित, मलेरिया और हैजा की जो बीमारी है, इससे पीड़ित गांव भर्यात शिशु, भर्यात मतलब होता है डरे हुए, डरे हुए शिशु की तरह थर थर कांप रहा था।
थर थर यानी जैसे एक डरा हुआ बच्चा कांपता है, ठीक ऐसे ही वो भी कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। मतलब पुरानी और उजड़ी हुई जो बांस फूस की झोपड़ियां थी, क्योंकि उस गांव में पुरानी ही थी, उजड़ी हुई थी, क्योंकि वो कोई बहुत अमीर गांव तो था नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो गांव गरीब है, उसमें जो झोपड़ियों की स्थिति है वो पुरानी है और उजड़ी हुई है। ऐसी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे, अंधकार छाया हुआ है और सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटा मतलब कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, ना तो किसी की हिम्मत है, ठीक है। और अंधेरा तो वैसे ही था, हो गया था। तो अंधेरा और सन्नाटा का जो मिक्सचर है, सम्मिलित साम्राज्य है उस गांव में। सम्मिलित साम्राज्य का मतलब इकट्ठा एक ऐसा मिक्सचर हो गया है, मिक्सचर हो गया है किस किस का, एक अंधकार का और एक सन्नाटे का। तो ये दोनों चीजें उस गांव में, उन गांवों की झोपड़ियों में विद्यमान थी। ऐसा ही आगे भी लिखा हुआ है, अंधेरा और निस्तब्धता। निस्तब्धता का मतलब चुप्पी, शांति, मौन। तो ये जो हमने पूरे पैराग्राफ में पढ़ा, समझ में आया बच्चों? कमेंट कर दो जल्दी से कि हमें यहां तक समझ में आ गया है या नहीं। अगर आ गया है तो यस, और नहीं नहीं आया तो नो का कमेंट कर दीजिए। और जो बच्चे, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे, बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी कमेंट करके बताना। क्यों? क्योंकि मुझे पता चले कि एक्चुअल में आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं। ये चीजें मुझे पता तो हो। तो यही मैं चाहता हूं कि आप एक बार जरूर कमेंट करें, और जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे वो भी कमेंट करो, ताकि मेरे को पता चले, मैं बाद में भी कमेंट्स पढ़ता हूं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताना बच्चों, ठीक है? कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा अभी कि उस गांव का माहौल कैसा है, गांव में क्या स्थिति है। स्थिति यही थी कि सर्दी के दिन थे, अमावस्या की रात थी। उस अमावस्या की रात में माहौल कैसा हो जाता है, हैजा और मलेरिया छाया हुआ था पूरे गांव में, और सभी लोग डरे हुए थे। रोज एक दो लाश उठ रही थी, झोपड़ियां थी। वो उस झोपड़ियों में, जो पुरानी झोपड़ियां थी बहुत पुरानी, उन झोपड़ियों में सन्नाटा और अंधकार, क्योंकि वहां कोई बिजली का प्रावधान नहीं है। अंधेरा और चुप्पी छाई हुई है चारों तरफ। तो ये स्थिति हमने अभी पहले पैराग्राफ में पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे आगे का। लेकिन अगले दिन, मतलब अगला जो वीडियो आएगा वो, उसमें हम इसको डिटेल से और जानेंगे। आज का समय तो ज्यादातर समरी बताने में ही चला गया। समरी में बताने के क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, समरी बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको भी हम बेकार नहीं छोड़ सकते थे। तो कोई बात नहीं, खैर वो भी जरूरी थी। तो आज का दिन तो समरी बताने में चला गया, लेकिन कल हम, यानी कल, बार बार कल निकल रहा है, कल का मतलब यही है कि नेक्स्ट वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि जब सारी जो बीमारी है वो बुरी तरह से जब फैल जाती है, तो उनके गांव की स्थिति क्या होती है। और उसके बाद लुट्टन की कहानी शुरू हो जाएगी, जो मैं पहले ही समरी में बता चुका हूं। वो थोड़ा लाइन बाय लाइन को पढ़ेंगे, ताकि, क्योंकि जो बीच बीच में जो चीजें आई हैं, शब्दार्थ आए हैं, लाइन आई हैं, उनको हमें दिक्कत ना हो समझने में। तो एक एक लाइन को हम समझेंगे। तो आइएगा नेक्स्ट वीडियो में भी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो तभी आपको मिल पाएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर हैं। और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। प्ले स्टोर पर अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन और भी ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए कि आप प्ले स्टोर पर चले जाइए, वहाँ पर अनअकैडमी लिखोगे तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप का जो लिंक है या एप्लीकेशन है वो ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ढेर सा
मटेरियल होगा, बहुत से एजुकेटर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं वो सामने होंगे। और जैसा आपको फिर ठीक लगे आप पढ़ के देखिएगा, अच्छा लगे तो आप प्लस कोर्स भी ज्वाइन कीजिएगा। प्लस कोर्स ज्वाइन करने का मतलब यही है कि आपके कुछ पैसे जरूर लगेंगे, लेकिन उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप रेफरल कोड यूज़ कर लेते हो तो। रेफरल कोड मैं आपको बता ही चुका हूँ, ASHISH, यानी आशीष 1010, बिना स्पेस छोड़े हुए लिखना, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को 1 घंटे तक सुना, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी आपको कुछ भी वैसे कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है पार्ट से रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनअकैडमी को ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। चलिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय बच्चों।